नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जो आरपीएससी की काउंसलिंग चल रही है ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की, तो इसके अंदर जो डिटेल फॉर्म है उसके अंदर काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियां हैं। उन सभी भ्रांतियों को हम आज दूर करेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए और किस प्रकार से इस फॉर्म में कहाँ पर क्या लिखा जाएगा, क्या भरा जाएगा, तरह तरह के द्वंद्व आपके दिमाग में जो चल रहे हैं उन सभी का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन से चाहिएंगे, उसके बारे में हमें सबसे पहले अपनी लिस्ट है वो बना लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें जो काउंसलिंग लेटर है आरपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है वो काउंसलिंग लेटर हमारे पास में होना चाहिए। उस काउंसलिंग लेटर के अंदर 3-4 पेज होते हैं, लेकिन एक पेज तो इंस्ट्रक्शन का होता है और 3 पेज के अंदर एक तो काउंसलिंग लेटर होता है, उसको हमें अलग निकाल लेना है। इसके अलावा प्रपत्र नंबर 1 और प्रपत्र नंबर 2 उसके ऊपर और होते हैं, 1 और 2, प्रपत्र नंबर 1 और 2। फॉर्म जो हम तैयार करेंगे, उस सेट को तैयार हम जब करेंगे तो हमें सबसे पहले किस सीक्वेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सजाना है, सबसे पहले हमें उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ध्यान से आप देखते जाइए, इसमें थोड़ा लिखने की दिक्कत है लेकिन आप सुनते जाइए। आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए और उसके अंदर वो चीज़ें सारी लिख लीजिए। सबसे पहले आपको प्रपत्र नंबर 1, प्रपत्र नंबर 2 है वो लगाना है। प्रपत्र नंबर 2 आपको सबसे पहले है वो लगाना है। इसके बाद में आपको प्रपत्र नंबर 1 है वो लगाना है। सबसे पहले प्रपत्र नंबर 2, उसके बाद में प्रपत्र नंबर 1 है वो आपको लगाना है। इसके बाद में 3 नंबर पर आपको डिटेल फॉर्म है वो आपको अपना लगाना है। डिटेल फॉर्म के साथ में अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, वो भी आपको उसके साथ में लगाना है। फिर डिटेल फॉर्म है उसकी 2 कॉपी आपको निकलवानी है, पहला एक लग जाएगा, उसके बाद में दूसरा है वो डिटेल फॉर्म आपको लगाना है उसके अंदर। और उसके बाद क्या कहा गया, प्रपत्र नंबर 2, प्रपत्र नंबर 1 डिटेल फॉर्म, और पहली कॉपी डिटेल फॉर्म की और दूसरी कॉपी डिटेल फॉर्म की आपको लगानी है। दोनों के साथ में अटेस्टेशन फॉर्म होगा, डिटेल फॉर्म के साथ में दोनों के साथ में अटेस्टेशन फॉर्म होगा, वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको इन्हीं के साथ में लगाना है। प्लस आपके पास में 5 फोटो होनी चाहिए। 4 फोटो हैं वो आपको एक डिटेल फॉर्म पर लगेगी, एक अटेस्टेशन फॉर्म पर लगेगी, यानी कि एक एक फोटो इनके ऊपर लगेगी, तो 2 हैं, ये सेट है। इसलिए आपके 2 और 2 4 फोटो हैं तो यहाँ पर हो जाएंगी, इनकी हो जाएंगी। और एक फ़ोटो आपको प्रपत्र नंबर 2 के ऊपर कॉर्नर के अंदर लगानी है, इस वाले कॉर्नर के अंदर, इस वाले कॉर्नर के अंदर तो वहाँ से प्रिंटेड आएगी फ़ोटो है जो, और इस वाले कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मिलेंगे और काउंटर नंबर मिलेगा। उस काउंटर नंबर और सीरियल नंबर को बचाते हुए यहाँ पर आपको एक फ़ोटो है वो अपनी है वो इस कॉर्नर के अंदर लगानी है। इस फोटो के ऊपर आपको हिंदी के अंदर और अंग्रेजी के अंदर सिग्नेचर करने हैं क्रॉस, जो आधे फोटो पर आ जाएं और आधे उस पेज के ऊपर हों। और प्लस जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन काउंसलिंग की डेट है वो इसके ऊपर आपको लगानी है। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रपत्र नंबर 2, प्रपत्र नंबर 1 डिटेल फॉर्म पहला और डिटेल फॉर्म दूसरा। यहाँ तक आने के बाद में हमें जो अगला काम जो हमें करना है यहाँ पर जो है वो, इसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लगाने शुरू करेंगे। डॉक्यूमेंट्स का एक ही सेट लगाना है, डिटेल फॉर्म के 2 सेट लगाने हैं, प्रपत्र नंबर 1 और प्रपत्र नंबर 2 है उसका भी एक ही सेट लगाना है, और काउंसलिंग लेटर आपको निकाल के अपने पास में अलग से हाथ में रखना है। ये चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम 10वीं की जो मार्कशीट है, अंक तालिका, उसकी एक कॉपी लगानी है। 10वीं की अंक तालिका प्लस उसका प्रमाण पत्र वो हमें साथ में इसके लगाना है। ये 3 नंबर पर आ गया। कईयों के 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों एक ही साथ हैं तो वो एक ही लग जाएगा, और जिसके 10वीं की अंक तालिका अलग है और प्रमाण पत्र अलग है वो 2 कॉपी उनकी अलग अलग, दोनों की अलग अलग कॉपी है वो लग जाएंगी। इसके बाद में 12वीं की मार्कशीट है प्लस उसका प्रमाण पत्र है। फिर 5 नंबर के ऊपर बीए पार्ट फर्स्ट, 5 नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, 5 नंबर के ऊपर बीए पार्ट फर्स्ट, सेकेंड,
और थर्ड, तीनों की अंक तालिकाएँ आपको यहाँ पर 5 नंबर के ऊपर 5, 6 और 7 तीनों की अंक तालिकाएँ यहाँ पर लगानी है। तो ये हो गया 5, 6 और 7 तीनों हो गए। 8 नंबर के ऊपर आपको बीए की जो डिग्री है आपको वो लगानी है। बीए की डिग्री है वो लगानी है 8 नंबर पर। और 9 नंबर पर जैसे किसी की एमए है, सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें एमए वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अगर एमए कर रखी है तो 9 नंबर पर एमए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की अंक तालिका है वो आपको लगानी है। और उसके बाद में 9 और 10 पर ये आ गई, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की आ गई। उसके बाद में है नंबर 10 के ऊपर आपको लगानी है एमए की उपाधि, यानी कि वही डिग्री आपको इसकी एमए की लगानी है। यहाँ तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ गए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अति आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इसको बहुत ध्यान से हमें लगाना है। इनके अंदर किसी के अंदर भी कोई भी पिता के नाम पर, माता के नाम पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर क्या करवाना है, नोटेरी करवानी है। और उसके अंदर वो चीज़ लिखनी है, जैसे पिता के नाम पर 10वीं के अंदर कहीं पर कोई ए का फ़र्क है, कोई बी का फ़र्क है, ऐसे कोई का शब्दों के अंदर फ़र्क वगैरह आ जाता है तो उसका आप स्टाम्प 50 रुपये का लिखवा लीजिए कि ये 10वीं में ये नाम था और 12वीं में ये हो गया, यहाँ पर ये जो मिसप्रिंट हुआ है और ये दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से वो लिख देंगे। वहाँ पर आपको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर लगवाना है। कईयों को मैंने देखा कि 100 रुपये के स्टाम्प पर भी लगा रखा, वो कोई ज़रूरी नहीं है, 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको लिखवाना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद में हम देखते हैं, आगे बढ़ें इसके अंदर। तो और डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। 11 नंबर की अगर बात करें हम, उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की बात यह है कि ईडब्ल्यूएस और ये ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो विज्ञप्ति की अंतिम तारीख थी, मान लीजिए 2022 के अंदर हमने ये फॉर्म अप्लाई किए थे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की, तो 2022 के अंदर अप्रैल के आसपास कहीं पर इनकी विज्ञप्ति की अंतिम डेट होगी। उस अंतिम तिथि से पहले का 1 वर्ष का बना हुआ आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास में उस अंतिम डेट से बाद का जाति प्रमाण पत्र है या उस अंतिम डेट से 1 वर्ष पहले का जाति प्रमाण पत्र जो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी है, पहले वाला 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और अंतिम डेट जो थी उसके बाद में, अभी मान लीजिए आपने किसी ने लेटेस्ट अभी बनवाया है जाति प्रमाण पत्र, तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर नोटेरी करवानी है और वहाँ पर वो चीज़ें लिखवानी है कि मैं उस समय में भी इस जाति के अंदर था, ओबीसी में था या ईडब्ल्यूएस में था, और वर्तमान में भी मैं इसी के अंदर हूँ। वो लैंग्वेज है वो आप नोटेरी के वहाँ पर जाएंगे तो वो वहाँ पर लिख देंगे, आप उनको पता है वो सारी चीज़ें। तो वो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिखवा के ले जानी है, अन्यथा आपको वहाँ पर ये मान्य नहीं करेंगे। और वहाँ पर आपको जो है स्टाम्प वाला उनको बैठा रखा, वहाँ पर भी बैठा रखा है, वहाँ पर करवानी पड़ेगी, ये करवानी पड़ेगी आपको। और अगर अंतिम तिथि से 1 साल पहले तक का है आपके पास में तो आपको किसी भी और किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको वहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, जाति वाली बात हो गई। अब इसके बाद में हम अगर 12 नंबर पर देखें, एक मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। 13 नंबर पर अगर हम देखें तो आपके पास में मूल निवास के साथ में फिर जो चरित्र प्रमाण पत्र है। अब चरित्र प्रमाण पत्र में बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ। चरित्र प्रमाण पत्र एक तो अंतिम वर्ष, अंतिम जो रेगुलर डिग्री आपने की थी, मान लीजिए आपने बीएड किया होगा या एमए किया होगा, अंतिम रेगुलर डिग्री के रूप में आपने जो भी किया है उसका जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र है, एक तो वो चाहिए, वो तो अनिवार्यतः चाहिए चाहिए। दूसरा, आपको 2 गजटेट के जो सिग्नेचर किए हुए, 2 गजटेट के सिग्नेचर किए हुए आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अब उसमें होता क्या है कि कुछ काउंटर के ऊपर वो प्रमाण पत्र, जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं 2 गजटेट वाले, जो किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जारी किए हुए हों, वो मांग लेते हैं, और कुछ काउंटर के ऊपर नहीं भी मांगते हैं। लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए वो तैयार रखने हैं और उसमें कुछ ज़्यादा लगता भी नहीं। अब उसमें भी कईयों की ये मन में है कि फ़ोटो वाला बनाए कि बिना फ़ोटो वाला बनाए। आपकी इच्छा है 2 फ़ोटो लगवा के बनवाने की तो फ़ोटो वाला बनवा लीजिए, आपकी इच्छा है कि चलो ऐसे ही बनवा लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फ़ोटो वाला भी बनवा सकते हैं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए,
दोनों के ऊपर अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से, एक पर अलग राजपत्रित अधिकारी से और दूसरे पर अलग राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर हैं वो उसमें होने चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना आपको भूल गया। अटेस्टेशन जो फॉर्म है, वैसे तो हम फॉर्म भरेंगे, अभी देखेंगे तब मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर क्योंकि दो डिटेल फॉर्म और दोनों के साथ में अटेस्टेशन फॉर्म है, तो दोनों के ऊपर एक ही राजपत्रित अधिकारी से आपको सिग्नेचर है वो करवाने हैं। ये नहीं कि एक पर दूसरे से करवा लिए और दूसरे पर दूसरे से करवा लिए, ये नहीं है कि दोनों अटेस्टेशन जो फॉर्म है उन पर दोनों पर एक की होनी चाहिए, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र दो हैं तो दोनों के ऊपर दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के सिग्नेचर हैं वो आपके होने चाहिए। तो इसमें ये चीज़ होगी, चरित्र प्रमाण पत्र की बात होगी, मूल निवास की बात होगी, जाति प्रमाण पत्र की बात होगी, और इसके बाद में लास्ट के अंदर हमें क्या लगाना है, नंबर 15 के ऊपर, नंबर 16 के ऊपर जो हमने एफिडेविट बनाए हैं, जो भी एफिडेविट बनाए हैं वो एफिडेविट हमें इसके साथ में लगाने हैं। तो ये तो हमारी हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा अगर हमारे पास में मान लीजिए किसी के पास में यहाँ तक ये डिग्री वाला जो मामला हुआ था, डिग्री वाला ये यहाँ तक 10 नंबर पर तक हुआ था, इसके साथ में अगर मान लीजिए किसी के पास में नेट की डिग्री है, किसी के पास में जो अपने ये कहें कि जैसे RICIT का किसी ने कोर्स कर रखा होगा, किसी के पास में सेट की डिग्री भी होगी, तो वो भी आप साथ में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। वो यहाँ पर 10 नंबर के बाद में मान लीजिए 11 नंबर पर आपने नेट की डिग्री लगा दी, 12 नंबर पर सेट की डिग्री लगा दी, ये लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं डिटेल फॉर्म के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ है वो हमें भरनी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिखने की दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अपने पास में अपना डिटेल फॉर्म खोल के रखिए और एक कॉपी और पेन है उसके पास साथ में लिखिए। कहाँ पर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ पर लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए कॉपी के ऊपर, और बाद में आराम से उसको बहुत साफ़ सुथरे और शुद्ध अक्षरों के अंदर वो डिटेल फॉर्म आपको भरना है। चलिए तो हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हमारा ये है जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा ध्यान से है वो पढ़ लीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद में ये दूसरा पेज इंस्ट्रक्शन का, इसमें जो भी है वो चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन वाला हो गया इसके अंदर। अब यहाँ से अपना जो फॉर्म है वो शुरू होता है। अब ध्यान से सुनते जाइए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती है। कार्यालय प्रविष्टि है, आवेदन प्राप्ति की तिथि है, प्राप्ति क्रमांक है, ये तीनों ही चीज़ें हमें नहीं भरनी है, वो स्वयं उनकी काम है। ये प्रपत्र नंबर 1 है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रपत्र नंबर 1 और प्रपत्र नंबर 2 हैं वो वहाँ पर मिलेंगी। तो ये प्रपत्र नंबर कौन सा है, प्रपत्र नंबर 1 है ये। अब इस प्रपत्र नंबर 1 को हमें भरना है। ये वो प्रपत्र नंबर, वो 1 और 2 वो दूसरे थे, वो काउंसलिंग वाले प्रपत्र थे, उनको पहले इनके ऊपर लगाना है। पहले प्रपत्र नंबर 2 और प्रपत्र नंबर 1, ये यहाँ पर जो प्रपत्र नंबर ये डिटेल फॉर्म का है, इसके अंदर हमें क्या भरना है वो हमें देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए आपके पास में 50 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। पोस्टल ऑर्डर लगाना नहीं है कहीं पर भी, उसके ऊपर कोई पिंच वगैरह कहीं पर कुछ करना नहीं है, वो आपको पोस्ट ऑफिस से लाना है और ला के रखना है। पोस्टल ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताऊंगा अंत के अंदर, उसमें क्या क्या भरना है। पोस्टल ऑर्डर के ऊपर जो किसके पक्ष में देय होगा, तो वो राजस्थान सचिव, आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, वहाँ पर लिखना है। फिर कौन सी इसका डाकघर कौन सा होगा मूल जिसके अंदर वो देय है, तो उसमें आपको कौन सा लगना है, अजमेर है वो लिखना है। बात समझ में आ गई। पोस्टल ऑर्डर है, आपको इसके फॉर्म के साथ में नहीं लगाना, उसके ऊपर कोई पेज वगैरह नहीं लगाना है, वो अलग आपको रखना है। इसके बाद में दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ हम देखें तो दूसरी चीज़ आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो। फोटो है वो कोशिश ये कीजिए कि आपने जो फॉर्म के अंदर लगाई थी वही लगाएं, ताकि उनके मन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं हो। आवेदन के ऊपर वो फ़ोटो यहाँ पर लगानी है और इस फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, जो आधे फ़ोटो पर आ जाएं और आधे इसके ऊपर आ जाएं। ठीक है, ये बात आपको पता है। इसके बाद में अब इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर रोल नंबर आपको एग्ज़ाम के भरने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन पत्र क्रमांक, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था
जो शुरू के अंदर 2022 के अंदर, उस फॉर्म के अंदर आपके आवेदन क्रमांक नंबर है वो आपके इसके अंदर मेरिट वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है। पोस्टल ऑर्डर के नीचे 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 नंबर होते हैं, वो नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। विज्ञापन संख्या, विज्ञप्ति आप देखोगे, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड वालों की विज्ञप्ति तो है, उसके अंदर उसका विज्ञापन नंबर डाल रखा है, और सेकंड ग्रेड वालों की विज्ञप्ति के अंदर उसका विज्ञापन नंबर डाल रखा है, तो वो लिखनी है। इसके बाद में पद कोड, उसी विज्ञप्ति के अंदर आपको अपने अपने सब्जेक्ट के पद कोड है वो मिल जाएंगे। जैसे हिंदी के शायद पद कोड हैं वो 8 हैं, और इसके संस्कृत के पद कोड हैं वो शायद 4 हैं। इस प्रकार से आपको वो पद कोड है वो मिल जाएंगी। ये 8 पद कोड नंबर हैं, ये फर्स्ट ग्रेड के बता रहा हूँ, और ये जो संस्कृत के हैं वो 4 हैं, वो सेकंड ग्रेड के हैं। उसमें मिल जाएंगे, विज्ञप्ति में आप अपने में देख लेना। पद का नाम है, पद का नाम जैसे प्राध्यापक है, जिस भी विषय का हो वो लिखना है यहाँ पर। जैसे वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, जैसे संस्कृत का है तो संस्कृत, वरिष्ठ अध्यापक जैसे गणित का है तो गणित, वो पदनाम यहाँ पर आपको लिखना है। विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग है, वो इसके अंदर लिखना है। ध्यान से सुनते जाइए और उसके बाद में आप इसको आराम से भरिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग आप इसके में, फिर इसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे पिछड़ा वर्ग है तो इसके अंदर देखिए, बाकी के अंदर जैसे मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग का है तो बाकी के अंदर क्रॉस कर दीजिए, इसके अंदर बाकी के अंदर इन सब के अंदर क्रॉस कर दीजिए। पिछड़ा वर्ग का है तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। देखिए नीचे दिया हुआ आवेदक संबंधित कॉलम के अंदर हाँ अंकित करें, शेष कॉलम में जीरो का चिन्ह अंकित करें। तो जिसमें है उसमें हाँ अंकित करना है, बाकी के अंदर ये क्रॉस करना आपको, सब इसके अंदर क्रॉस करना है। इसके बाद में आपको अगली चीज़ मैं आपको बताऊँ, फिर इसके बाद में मूल निवास और जन्म स्थान, राज्य कौन सा, राजस्थान, जिला कौन सा है तो जिस जिले के यहाँ आप मान लीजिए जिस भी जिले के हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, बाड़मेर हो, जो भी जिला है। तहसील है वो आपकी इसके अंदर लिखनी है, और अन्य टिप्पणी के अंदर कई खाली छोड़ ले जाते हैं, उसको खाली नहीं छोड़ना है। ग्राम पोस्ट लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों के अंदर जो भी है, मूल निवास का और जन्म स्थान का दोनों का ग्राम पोस्ट है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में है ये, अगर कोई कैटेगरी से हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, मान लीजिए कोई भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक के अंदर हाँ लिख दीजिए, बाकी के अंदर क्रॉस 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 कर दीजिए। जो भी कैटेगरी इसके अंदर दिखाई दे रही है, सेवारत कर्मचारी हैं तो उसके अनुसार से अपना यहाँ पर वो मेंशन कर दीजिए, बाकी के अंदर क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद में है आवेदक है, उसको पूरा नाम है वो अपना लिखना है इसके अंदर, आवेदक का पूरा नाम। तो आवेदक का पूरा नाम जैसे हिंदी के अंदर लिखना है, और यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर आपको अपना नाम है वो लिखना है। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, माता का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है यहाँ पे। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी। अब आयु है, आप अपना फॉर्म लीजिए जो भरा था आपने 2022 के अंदर, उस फॉर्म के अंदर आपकी जो उम्र कितनी होगी, जैसे 30 वर्ष 4 माह है 6 दिन, वो उसके अंदर आई भी है, तो वो जो है वो वहाँ से देख के आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अब कईयों के क्या रहता है कि मेरा तो वो फॉर्म भरा हुआ मुझे मिला ही नहीं, तो आप SSO ID पर जाइए अपनी, और SSO ID के ऊपर आपको फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में नागरिकता है, जैसे हम भारतीय हैं। धर्म जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है वो धर्म है आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति है, अविवाहित हैं तो इसमें ये वाला कॉलम है ये भर दीजिए हाँ, और विवाहित है तो ये भर दीजिए हाँ, और जो भी है इसके अंदर विधवा है, विधुर है, पुनर्विवाहित है, ये जो भी है आपका उसमें उसके के अंदर हाँ लिख दीजिए, बाकी के अंदर क्रॉस है वो कर दीजिए। तो यहाँ तक वैवाहिक स्थिति की आ गई। फिर विवाह विवरण है वो आपको देना है। ये विवाह प्रमाण पत्र भी आपके अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स में बताना भूल गया, विवाह प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन है तो भी चल जाएगा, विवाह प्रमाण पत्र ऑफलाइन है तो भी चल जाएगा, लेकिन विवाह प्रमाण पत्र के साथ साथ में आपको संतान संबंधी एक घोषणा पत्र है वो 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के ऊपर आपको बनवाना होगा। एक यही है जो RPSC की तरफ से जो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बनवाना, बाकी कोई प्रमाण पत्र RPSC ने कोई धूम्रपान वगैरह का कोई अन्य कोई प्रमाण पत्र जैसे ग्रेड 3 के अंदर जो मांगे हैं ना भी, जिस प्रकार से स्व घोषणा के रूप में, वो कोई प्रमाण पत्र यहाँ पर RPSC ने नहीं मांगा है। सिर्फ आपको एक संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो तैयार करवाना है कि 31 मई 2002 से पहले संतानें कितनी थी और 31 मई 2002 के बाद में संतानें कितनी थी, वो कॉलम वो दिखा के आपको उसके अंदर नोटेरी के पास में जाओगे तब बना देंगे। इसमें है विवाहित होने की स्थिति में अगर
पति भर रहा है फॉर्म अपना तो पत्नी का नाम दीजिए, और पत्नी भर रही है तो पति का नाम दीजिए। विवाह की तिथि कौन सी थी, विवाह का स्थान। अब विवाह का स्थान वो मत लिख लेना, जैसे कोई लड़का है वो अपने गांव का नाम लिख रहा है, वो नहीं लिखना है, वो अपने ससुराल का नाम लिखना है, यानी कि अपनी पत्नी के गांव का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। पंजीयन संख्या कितनी है वो आपको उसके अंदर लिखा होगा, वो लिखनी है। पंजीयन स्थान कौन सा है वो लिखना है आपको, यानी कि पंजीयन स्थान और विवाह स्थान है वो मोटा मोटी बात एक ही है, उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, महिला है उसका पीहर पक्ष का नाम है वो आ जाएगा। पंजीयन अधिकारी यानी कि वो प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, तो वो आराम से आप देख के अपने उस विवाह प्रमाण पत्र के अंदर से लिख लीजिए। इसके बाद में अगला कॉलम है 9 नंबर के ऊपर, ये जो संतान संबंधी विवरण है वो हमें देना है। विवाहित होने की स्थिति में संतान विवरण आपको देना है। जीवित पुत्र या पुत्री जितने भी हैं उनके नाम लिखने हैं, और जन्म दिनांक उनकी है वो यहाँ पर लिखनी है। बाकी हमें क्रॉस है वो उसमें कर देने हैं, ये सब कुछ क्रॉस हमें कर देने हैं। 2 हैं, 3 है या 1 है, जो भी संतान है वो आपको लिखनी है। कुल संतान कितनी है 1/6/2002 से पहले, और 1/6/2002 के बाद में कितनी संतानें वो आपको संतानें इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद में पत्र व्यवहार का पता है वो आपको लिखना है, मैं फ़ोन नंबर। देखिए पत्र व्यवहार का पता एक तो स्थायी होता है और एक है वो अपना पत्र व्यवहार का पता होता है। यहाँ पर देखिए पत्र व्यवहार का पता मांगा है। आप मान लीजिए कहीं दूसरी जगह रहते हैं और आरपीएससी आपको कोई लेटर जारी करती है, वो आपको पहुंचाती है, तो उस समय में अगर आपने पत्र व्यवहार का पता दूसरा दिया, जहाँ पर रहते हैं वो वाला दिया, तो वहाँ पर वो लेटर जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर होता क्या है कि अगर हम अपने स्थायी निवास स्थान का ही दोनों जगह पता देते हैं तो कम से कम वो डाक हमें हमारी वहाँ पर हमेशा मिलती रहे। मान लीजिए आज आप कहीं पर चित्तौड़गढ़ में रह रहे हैं, बाद में थोड़े दिनों बाद में आप जयपुर आ गए, तो यहाँ पर तो वो लेटर तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ वाले पते पर जाएगा। तो इस कारण से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों जो पत्र व्यवहार के पते हैं वो एक ही लिख देने चाहिए, स्थायी निवास वाले। तो यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता मोबाइल नंबर के साथ में, और यहाँ पर स्थायी निवास का पता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद में ये जो है पार्ट है, ये थोड़ा सा अति महत्वपूर्ण वाला पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और लिखना है। मैट्रिक परीक्षा जो हमने पास की, सेकेंडरी जो परीक्षा हमने पास की, उसके प्राप्तांक हमें लिखने हैं यहाँ पर। कुल अंक कितने थे और हमने कितने अंक, प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। प्राप्तांक कुल अंक यानी कि कितने अंक हमने प्राप्त किए, वो कितने में से कितने किए वैसे लिख देना आप। जैसे मान लीजिए किसी ने 400 अंक प्राप्त किए, कितने में से 600 में से, ठीक है। प्राप्तांकों का प्रतिशत हमें यहाँ पर लिखना है। श्रेणी जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमने प्रथम श्रेणी से हम उत्तीर्ण हुए, फिर उसके बाद में वर्ष के कौन सा है, ऐच्छिक विषय जैसे ऑल सब्जेक्ट हैं वो सेकेंडरी के अंदर थे। उसके बाद में कोर्स की अवधि जैसे सेकेंडरी के तो 1 वर्ष है। बोर्ड विश्वविद्यालय आरबीएससी बोर्ड अजमेर, प्रयासों की संख्या तो हमने एक ही प्रयास में कर ली, या कोई सप्लीमेंट्री से या वैसे पास हुआ हो तो उसमें 2 प्रयास उसके आ जाएंगे। हायर सेकेंडरी है वो कितने में से कितने अंक प्राप्त किए, प्राप्तांकों का प्रतिशत है, श्रेणी है, वर्ष है, ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय आपने जो 3 विषय लिए, हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय वो नहीं लिखने। ऐच्छिक विषय जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी 3 विषय थे, या पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी जिसके भी 3 विषय थे वो विषय, गणित वालों के अपने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी लिखने। कोर्स की अवधि है, कोर्स की अवधि ये भी 1 वर्ष है। और बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम जिससे आपने पास किया, और प्रयासों की संख्या आपको इसमें लिखनी है। इसी प्रकार से आपको ये इसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर बीए के अंदर कितने अंतिम वर्ष के वाली मार्कशीट के अंदर दे रखे हैं, कितने 900 में से या जितने भी में से भी प्राप्त आपने अंक किए हैं वो अंक यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर आपको श्रेणी वगैरह जो भी ऊपर से कॉलम देखते हुए आ रहे हैं हम वो लिखने हैं। और प्रयासों की संख्या जैसे मान लीजिए बीए पार्ट 3 के बाद में आपका कोई पेपर ड्यू रह गया था, तो वो प्रयास 2 हो जाएंगे यहाँ पर। और जिसने एक ही प्रयास में पहली बार में पास कर लिया तो उनके प्रयासों की संख्या एक ही हो जाएगी। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 3 साल कर रहे हैं तो 3 प्रयास आपके होंगे, नहीं, प्रयास एक ही होगा आपका। इसी प्रकार से एमए की के फाइनल के एग्ज़ाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। एमए प्रवेश और एमए फाइनल दोनों के मिला के जितने अंक हमने प्रतिशत प्राप्त किए हैं वो श्रेणी वगैरह जो भी यहाँ पर वो लिखनी है, प्रयास हमें यहाँ पर लिखने हैं। फिर शिक्षा में स्नातक या बीएड या शिक्षा शास्त्री मार्कशीट वाली जो बीएड हमने की थी उसके अंक वगैरह यहाँ पर वो सारे के सारे इसको लिखने हैं। नेट अगर कर रखी है, सेट अगर कर रखी है तो वो इसका मेंशन इसके अंदर करना है। अन्य कोई डिप्लोमा मैंने आपको बताया था जैसे RSCT वगैरह किसी ने कुछ कर रखा तो वो इसके अंदर आप मेंशन है वो कर सकते हैं।
इसके बाद में आगे है इंटर्नशिप यदि लागू हो। अब इंटर्नशिप यदि लागू हो तो कईयों ने इंटर्नशिप की है, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली जो बीएड कर रहे हैं तो उन लोगों ने इंटर्नशिप की है। तो इंटर्नशिप आपकी कितने वर्ष की थी, कितने माह की थी, कितने दिन की थी, वो इंटर्नशिप आपको इसके अंदर लिखनी है। रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो, मेडिकल काउंसलिंग रास्ता, नर्सिंग काउंसलिंग, ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपको अगर हैं तो उसको लिखना है। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये इसके अनुभव प्रमाण पत्र की वैसे कोई आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, तो आप इसके अंदर नील कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र हमारी योग्यता के अंदर कहीं पूछा ही नहीं गया, तो हमें इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बाद में ये 2 नंबर पेज खत्म हुआ। इसके बाद में 3 नंबर पेज शुरू होता है, और 3 नंबर पेज के ऊपर ये आपको, यदि आपने पूर्व में 13 दय की सूचना से भिन्न कार्य किया या कार्यरत है तो उसका विवरण है वो नीचे आपको देना है। 13 दय के अंदर ये यहाँ पर जो दे रखा है, ये अनुभव प्रमाण पत्र वाले की बात है, वो उसकी बात की जा रही है, तो इसके अंदर आप नील दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो इसमें नहीं है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है 2 नंबर के ऊपर, अगर आपने आयु सीमा में छूट ली है, जैसे मिनिमम आयु 21 वर्ष होती है इसके अंदर, और अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है, जनरल की 40 वर्ष। अब 40 के बाद में जैसे मान लीजिए ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, उसने अगर उसमें छूट ली है तो वो यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए कोई 42 साल का हो गया, उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पर उनको लिखनी है हाँ हमने छूट ली है, मान लीजिए ओबीसी के हिसाब से या एससी के एसटी के हिसाब से जो भी है। और ये पूछिए इसके अंदर कौन सा प्रमाण आपने दिया है, क्योंकि ये उम्र का प्रमाण बता रहे हैं, तो आप 10वीं की अंक तालिका इसमें लिख सकते हैं। संलग्न संख्या 1 नंबर लिख दें आपने, क्योंकि 1 नंबर पर ही आपने वो लगाया है। सबसे पहले वो 10वीं की मार्कशीट ही आपने लगाई है, क्योंकि उसमें दिया हुआ वो। इसके अलावा बाकी इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, बाकी के अंदर ऊपर ये नहीं आपको इसके अंदर कर देना है। ये पढ़ लेना, आपको कोई पुस्तक शोध प्रकाशित हो जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो ऐसा कुछ विवरण हमें यहाँ पर इसकी कोई पुरस्कार वगैरह की कोई नहीं है, तो इसके अंदर आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको, यदि आपको विभाग के द्वारा दंडित या पदच्युत या ब्लैकलिस्ट या विवर्जित किया गया तो उसका विवरण हमें देना है, किस कारण से किया गया है, कब किया गया है, कौन से विभाग की परीक्षा के अंदर कहाँ पर क्या किया गया है, तो वो विवरण हमें यहाँ पर देना है। उसके बाद में आवेदक के द्वारा ये जो घोषणा है, इस घोषणा के अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर हैं, हाँ एक ये ध्यान रखें, सिग्नेचर जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिग्नेचर के अंदर नीचे डेट है वो आपको लगानी है, जिस दिन की काउंसलिंग है आपकी। मान लीजिए जिसकी भी 10 तारीख को, सेकंड ग्रेड वालों की किसी की 10 को है, किसी की 11 को, तो वो डेट आपको यहाँ पर लगानी है, हस्ताक्षर करनी है। स्थान का नाम आपको, जैसे अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए, अपने गाँव वगैरह का नाम जो भी है, दिनांक है वो आप इसके अंदर लिख दीजिए। ये चीज़ें वैसे कोई देखता नहीं, लेकिन सिग्नेचर होने चाहिए, और सिग्नेचर के अंदर भी नीचे डेट होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। ये 3 नंबर पेज पूरा हो गया। 4 नंबर पेज के ऊपर आपको अभी इसके अंदर लिखने हैं। 4 नंबर पेज के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो देखते जाइए। अंक पत्र है, मार्कशीट है 10वीं की, तो आप सेकेंडरी इसके ऊपर चिन्ह लगाइए। जारी क्रमांक कॉर्नर के ऊपर राइट साइड के अंदर आपको प्रमाण पत्र जो भी मार्कशीट है वो जारी की गई, उसके जो क्रमांक है वो मिलेंगे आपको। दिनांक है वो नीचे नीचे लेफ्ट साइड के अंदर नीचे नीचे मिलेगी, किस दिन ये जारी हुआ। तो ऊपर आपको क्रमांक नंबर लिखने हैं। मान लीजिए कि किसी का क्रमांक है 4, 6, 9, 8 बटा वो जारी किया होगा 15/6/2010, या जो भी है वो डेट है वो इसके अंदर यहाँ पर लिखनी है। संलग्न संख्या सबसे पहले 1 नंबर इसके ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि आप 1 नंबर के ऊपर मैट्रिक की मार्कशीट है वो लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर उसका प्रमाण पत्र है मैट्रिक वाला, तो उसके प्रमाण के भी उसके जारी क्रमांक नंबर है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे कॉर्नर के अंदर। डेट किस तारीख को जारी किया है, तो डेट भी उसके अंदर वही आएगी। ज़्यादा जिस दिन ये जारी किया गया था, मार्कशीट जारी की गई थी, उसी वही डेट इसके अंदर मिलेगी, लेकिन वो मिल जाएगी आपको उस प्रमाण पत्र के अंदर नीचे नीचे लेफ्ट साइड के अंदर नीचे नीचे जो भी डेट है वो आप यहाँ पर लगाइए। और संलग्न संख्या नंबर 2। अब कईयों की क्या होता है कि ये अलग अलग होती हैं, तो कईयों की अलग अलग होती हैं, तो वो 1 नंबर और 2 नंबर डाल दीजिए। और जिसका दोनों एक ही हैं, प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों एक ही हैं, तो वो इसके अंदर 1 और इसके अंदर भी 1, दोनों के अंदर डाल दीजिए। और जो नंबर है वो सेम है, तो इसके अंदर वो नीचे इसमें भी वही क्रमांक नंबर डाल दीजिए, और इसके अंदर भी वही क्रमांक नंबर आप डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संलग्न संख्या 1 और इसके अंदर भी 1, अगर दोनों एक ही हैं आपके। इसी प्रकार से
12वीं की मार्कशीट, 12वीं की जो उपाधि वो प्रमाण पत्र है उसकी, फिर उसके बाद में बीए की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट है, अंक पत्र स्नातक। तो स्नातक का इसके अंदर क्या होगा, आप ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। स्नातक के अंदर पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 है। तो थर्ड वाले के अंदर तो आपकी मार्कशीट के अंदर जो प्रमाण पत्र जो मार्कशीट जो जारी की है उसके यहाँ पर अंक क्रमांक नंबर आ जाएंगे और डेट जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर संलग्न संख्या के अंदर यहाँ पर आपको 3 है तो 3 नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 नंबर आ गया, यहाँ पर 2 नंबर आ गया, यहाँ पर 3 नंबर आ गया, यहाँ पर 4 नंबर आ गया, ये अलग अलग हो तब। नहीं तो 1 है इसमें भी 1 आ जाएगा, दोनों 1 हों, 2 है इसमें भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 4 5, या तो 3 4 5 आएगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको स्नातक है वो बीए की उपाधि जो आपको डिग्री जो है उसके क्रमांक यहाँ पर डालने हैं, और यहाँ पर आपको संलग्न संख्या कितने नंबर पर वो आपने लगाया वो डालना है। इसके बाद में आ गया एमए की मार्कशीट, दो हैं तो एमए फाइनल वाले जो क्रमांक है वो यहाँ पर आपको डालने हैं, और यहाँ पर संलग्न संख्या के अंदर 2 क्रमांक, एमए प्रवेश की मार्कशीट और एमए फाइनल की तो 2 दे देंगे यहाँ पर क्रमांक आप उसको। इसी प्रकार से यहाँ पर एमए की डिग्री जो है उसका अनुभव प्रमाण पत्र वाला और अन्य प्रमाण पत्र हैं वो आपको इसके अंदर ये काट देना, अनुभव और अन्य प्रमाण पत्रों के अंदर। और यहाँ पर आपको जैसे जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक नंबर हैं वो आपको डालने हैं, डेट किस दिन जारी किया है। फिर उसके बाद में मूल निवास है वो डालना है आपको, उसकी डेट है वो उसके अंदर डालनी है। इसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम वर्ष का था वो डेट यहाँ पर जो क्रमांक नंबर है वो डालने हैं आपको, अंतिम संस्थान द्वारा जारी किया रेगुलर डिग्री के रूप में वो डालने हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी डेट है वो आपको डालनी है। फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं 2 गजटेड राजपत्रित अधिकारी के हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके अलावा आपको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो आपको डालने हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो आपके शपथ पत्र जो भी लगाए आपने वो यहाँ पर लिखना शपथ पत्र, और उसके बाद में इसके अंदर कोई क्रमांक वगैरह तो होते नहीं है तो वो कॉलम छोड़ देना, और ये जो है संलग्न संख्या है वो उसके अंदर आप डाल देना। इस प्रकार से आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, विवाह है, शपथ पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, वो सारे के सारे यहाँ पर क्रम से आपको इसमें डालने हैं, यहाँ पर क्रमांक देने। कच्ची पेंसिल से जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओ उसके कॉर्नर के ऊपर आगे उसके अंदर आप क्रमांक है यहाँ पर जो दे रहे हो वहीं उसी सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर जो नंबर डाल रहे हो लिख रहे हो यहाँ पर उसी सीक्वेंस के अंदर आप उसको आगे है वो सजाते हैं जाना। इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना है, कुछ मेंशन नहीं करना, कुछ छेड़ना नहीं है, आपको हस्ताक्षर वगैरह आपके नहीं है, ये मत कर देना। उसके बाद में शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो वो उन लोगों के लिए जो अंतिम डेट से पहले वो परीक्षा के अंदर सम्मिलित हो चुके हैं तो वो उनको अपना नाम है, पिता का नाम, निवास है, जो भी आप पद के लिए एलिजिबल हैं, अंतिम तिथि क्या थी और शैक्षिक अर्हता उस समय में क्या थी, और उसके बाद में संस्था प्रधान की सिग्नेचर वो आपको लेना, आवेदक अपना हस्ताक्षर उसके अंदर कर देगा। इसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर ये अभ्यर्थी चेकलिस्ट है, तो अभ्यर्थी चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या है ये कार्यालय उपयोग है, आपके लिए नहीं है। जो आपके अनुकूल है उसके अंदर आप हैं वो गुण के निशान लगा दीजिए, उसके भिन्न समकक्ष हैं तो इसमें लगा दीजिए, यानी कि सर्वदा अनुरूप है कि शैक्षिक अर्हता के अंदर जो चीज़ें आपके लागू नहीं है वो यहाँ पर आप लागू नहीं है लिख दें। जो भी है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत सामान्य सामान्य सी चीज़ें हैं। जैसे अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त था तो यहाँ पर ये आप गुण का निशान लगा दीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किया है तो ये इसमें क्रॉस लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ तक प्राप्त कर लिया था उसने पहले ही तो इसमें गुण का निशान और इसमें क्रॉस का निशान, उसमें ये इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये सब कुछ आप पढ़ते हुए आपको इसके अंदर लगाते रहना है। इसके बाद में अगला पेज है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि क्या थी। विज्ञप्ति के अंदर निर्धारित तिथि क्या थी तो वो आपको मैंने पहले भी बताया था, एक जगह पहले भी ये है वो मांगी गई थी, तो आप उसके अंदर कितने वर्ष और कितने माह और कितने दिन के हो गए वो आपको विज्ञप्ति के अंदर मिल जाएगी, वो आपको इसके अंदर भरनी है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम है वो 40 वर्ष आपको भरनी है। अब ये क्रम संख्या ये जो दे रखी है इसके अंदर देखिए
इसके अंदर ये नीचे वालों के अनुसार पूछी गई है। जैसे मान लीजिए राज्य सरकार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का कोई पुरुष है और उसने 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई उसकी, मान लीजिए 41 साल का हो गया और उसने 1 वर्ष की छूट ली है, 5 वर्ष तक की छूट होती है, 1 वर्ष की मान लीजिए उसने छूट ली है, तो अभ्यर्थी इसके अंदर टिक कर दे। और अगर छूट नहीं ली है, 40 साल से वो नीचे नीचे का ही है, तो इसमें भी क्रॉस करना है आपको, और यहाँ पर भी आपको क्रॉस है वो करना है। अगर आपने छूट ली है, मान लीजिए पहले कॉलम के अनुसार छूट ले ली, तो आपको यहाँ पर 1 करना है, क्रम संख्या 1 लिखनी है। मान लीजिए कोई महिला है, उसने छूट ली है, तो आपको क्रम संख्या 2 है वो करनी है। इस प्रकार से ये जो कॉलम है वो आपको भरने हैं, और बाकी के अंदर सब के अंदर क्या करना है, आपको क्रॉस 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 करते हुए जाना है। जिसने जिस कैटेगरी के अनुसार से छूट ली है वो आपको करनी है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं, सब में क्रॉस करते हुए जाना आपको। इसके अंदर बाकी के अंदर सब में क्रॉस हो ही जाएगा। आवेदक को अपने हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। आयु संबंधी ये जो भी है वो आप पढ़ लेना इसको, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके, ये कार्यालय उपयोग के लिए है, आपके लिए नहीं है। पर ये निरीक्षिका टिप्पणी इसमें कार्यालय उपयोग हेतु है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म है, तो इसके ऊपर फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर आपको क्रॉस करनी है, आधा फ़ोटो के ऊपर और आधा इसमें फॉर्म के ऊपर आना चाहिए, क्रॉस सिग्नेचर है वो करने हैं। इसके बाद में आगे अगर हम बढ़े, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है तो वो देख लीजिए। फुल नाम, नाम भरना है, रोल नंबर आपको भरने हैं, मेरिट क्रमांक कभी नहीं मिले, इसको कॉलम को खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट एड्रेस आपको पूरा भरना है, आपको जो भी है। परमानेंट एड्रेस आपको पूरा भरना है, जो भी है आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर के साथ में। इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान वगैरह ये इसके अंदर आपको नील कर देना है, क्योंकि आपका निवास स्थान वहाँ पर नहीं है, नील आपको इसके अंदर करना है। उसके बाद में ये आपको जो वेयर रेजिडेंस फॉर मोर देन 1 ईयर डेयरिंग, तो इसमें भी आपको नील ही करना है। तो ये आ गया आपका इसके अंदर। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब पूरे परिवार का विवरण है जो आपको देना है। तो विवरण के बारे में पता ही आपको, फादर है, नाम लिखना है, जहाँ पर नेशनलिटी इंडियन है वो, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर जन्म हुआ उनका, ऑक्यूपेशन जो आपको लिखना है, जैसे एग्रीकल्चर है, कोई टीचर है, जो भी है वो आपको लिखना है। पोस्टल एड्रेस आपको इसमें एक लिख देना, जैसे ये लिख दिया, फिर मदर का भी वही आ जाएगा। तो इसके अंदर वो ग्राम पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है। परमानेंट एड्रेस के अंदर भी आपको थोड़ा सा मेंशन इसमें ग्राम पोस्ट और ज़िला उसका करना है। फिर माता का नाम है, फिर ये भी इंडियन है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ है, माँ का जो पीहर है, हमारा जो ननिहाल है वो वहाँ का प्लेस ऑफ बर्थ लिखना आपको, वहाँ पर कौन सा स्थान है, गांव, हमारा ननिहाल का नाम ये मान लीजिए आप। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर या टीचर है या फिर अन्य कोई विभाग के अंदर कार्यरत है, तो वो एड्रेस यहाँ पर फिर ऊपर वाला आ जाएगा। सेम ऊपर कर सकते हैं, डू कर सकते हैं, इसे शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा है इसलिए लिखने में दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार से अगर पुरुष भर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा, अगर महिला फॉर्म अप्लाई कर रही है तो अपने पति का नाम लिखेगी, इंडियन वगैरह ये जो भी कॉलम है। फिर उसके बाद में भाई का नाम, महिला है वो अपने भाई का नाम लिखेगी, भाई है पुरुष है वो अपने भाई का नाम लिखेगा। अब यहाँ पर सिस्टर का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये सारी जो हैं वो आपको भरने हैं। इसके बाद में दूसरा पेज इसके अंदर है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड अबाउट, ये थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, और डॉटर्स इन केस आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन, तो ये विदेशों में पढ़े हुए अगर कोई हों तो उसके लिए ये विवरण है। तो इसके अंदर मुझे पता है ये इसमें नीली आ जाएगा, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। फिर उसके बाद में इसमें नील दर्शा देना, आप विदेश में पढ़े हुए बच्चे अगर आपके हैं तो आधार कार्ड, ये इसके अंदर आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं, नेशनलिटी इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी है, यहाँ पर डेट की तारीख है, यहाँ पर महीना है और यहाँ पर वर्ष है। प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वो ये डेट ऑफ बर्थ है, ये जो कुल उम्र जो आपकी है वो 3 जगह पर आपका इसका मेंशन हो गया। एक मेन फॉर्म के अंदर भी था, और उसके अंदर में जो अपना प्रपत्र नंबर 2 है उसके अंदर भी लिखी जाएगी, वो तो वो लिख देंगे खुद ही। तो आप यहाँ पर अपनी जो फॉर्म अप्लाई किया था उसके अंदर लिखी हुई तो वो डेट है वो आपको उसमें लिखनी है। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं आपने कब की थी, किस तारीख को, जो प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ 10वीं की मार्कशीट है वो आपको जारी हुई, उसमें नीचे नीचे उस मार्कशीट के अंदर वो प्रमाण पत्र जो अंक तालिका आपको जारी की गई है वो डेट है
उसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर आपने 10वीं कितने साल की उम्र में की, मान लीजिए कोई 14 वर्ष 6 महीने 15 दिन में कर रहा है, कोई 15 वर्ष 2 महीने 3 दिन में कर रहा है, तो वो डेट आपको यहाँ पर कितने साल के हुए थे तब आपने 10वीं परीक्षा पास है वो कर ली थी। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सूटेबल, यानी कि आप कहाँ रहते हैं वो उस स्थान का नाम है जहाँ पर आपका जन्म हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला लिखना है, और वो स्थान कहाँ पर है, यानी कि ये मान लीजिए आप एक प्रकार से एड्रेस ही है वो, उसके अंदर वो लिखना है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कौन सा तो आपका ज़िला है और कौन सा आपका राज्य है, दोनों लिखने हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, यानी कि आपके पिता का मूल जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है वो आपको इसके अंदर वो लिखना है। वो साधारण साधारण सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में योर रिलीजन, यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई जो भी है उसके अंदर लिखना है। आप एससी से एसटी से बिलोंग करते हैं तो यस लिख दीजिए, और एससी एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो लिख दीजिए। इसके बाद में आपका इसमें थोड़ा सा लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, वो भी आपको मैं बता दूँ, इसमें कुछ नहीं है। नेम आपको लिखना है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस के साथ में लिखना है। जैसे आपने एग्ज़ाम पास 10वीं पास की, इसमें 10वीं आ जाएगा, इसमें 12वीं आ जाएगा, इसमें बीए आ जाएगा, इसमें एमए आ जाएगा, और इसमें और भी है क्या नीचे, हाँ और भी दे रखा है एमए, इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको देखो इसमें करना क्या है, करना आपको इसके अंदर है ये स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है, और वो स्कूल कहाँ कौन से गांव में थी वो गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट है कौन से में थी वो आपको लिखना है। पिन नंबर या तो आपको लिखना ही है तो सर्च करके लिख लीजिए, ऑनलाइन है वो सर्च, आप उस गांव का उस स्कूल का करेंगे सर्च तो वहाँ पर पिन नंबर आ जाएगा, तो वो पिन नंबर लिख दीजिए, और नहीं तो खाली भी छोड़ देते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वैसे विशेष बात नहीं है। फिर 12वीं कौन सी स्कूल से की, वो स्कूल कहाँ पर थी उसका एड्रेस लिखना है। फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कौन सी स्कूल से किया था, उसका डिस्ट्रिक्ट है वो पिन नंबर आपको लिखना है। एमए आपने कहाँ से किया था उसका अता पता है और नाम है वो लिखना है आपको। इसके बाद में डेट ऑफ एंट्री, यानी कि ज़्यादातर 10वीं के अंदर जो हम इंटर होते हैं तो एग्जैक्ट डेट हमें इंटरिंग की नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जुलाई, मान लीजिए 2005 है, 2007 है, आपने 10वीं परीक्षा के अंदर जो प्रवेश लिया था। और डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग वो डेट आ जाएगी जिस दिन आपकी मार्कशीट है वो जारी की गई है, उसके अंदर 10वीं की मार्कशीट के अंदर सबसे नीचे नीचे बाईं तरफ आपको वो जारी करने का दिनांक है, तो वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से डेट ऑफ एंट्रिंग, ये जुलाई के अंदर मान लीजिए ये 10वीं में आपने एडमिशन जिस साल आपने पास किया था उससे पहले वाली साल का डालेंगे आप। इसी प्रकार से 12वीं क्लास आपने जिस वर्ष पास किया, मान लीजिए 2002 के अंदर या 2005 के अंदर आपने जो 12वीं कक्षा वो पास की, तो 2005 में पास की तो आपने एडमिशन तो 2004 में ही लिया होगा, तो यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग है उसमें जुलाई 2004 आ जाएगा, और डेट ऑफ लिविंग है उसके अंदर जो 12वीं की मार्कशीट के अंदर डेट दे रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको बीए का इसके अंदर लिखना है, स्कूल का नाम वगैरह, ये कहाँ पर कब एडमिशन लिया था, कब आपने छोड़ा था। फिर उसके बाद में एमए का कहाँ पर लिया था एडमिशन और कब छोड़ा था। अब कई कई जगहों पर क्या होता है, और इसके अंदर एक लास्ट का और है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, इसके अंदर बीएड वाला आपका आ जाएगी मार्क्स जो है वो एंट्री इसके अंदर। अब मान लीजिए किसी ने नॉन कॉलेजिएट किया है, तो नॉन कॉलेजिएट के अंदर कॉलेज का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह वो तो लिख देंगे आप। अब उसके अंदर एडमिशन आपने ये कॉलम खाली छोड़ देना, फिर उसके बाद में आप नॉन कॉलेजिएट के रूप में किया होगा तो, और लास्ट वाले के अंदर किसका आ जाएगा, बीएड का है वो इसके अंदर मेंशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आर यू बोल्डिंग ऑफ और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट में आपने कभी नौकरी की होगी तो वो इसके अंदर लिखनी है, और नहीं की है तो वो लिखनी नहीं है। इसके बाद में अगला पेज जो हमारा है, फिर इसके अंदर जो है वो आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके अंदर जैसे किसी ने नौकरी की है तो उसका विवरण है, किसी ने नहीं किया है तो वो क्या कर देगा, नो कर देगा। आर यू हैव बीन अरेस्टेड वगैरह, नो नो नो, इन सभी के अंदर नो नो करते आपको है वो चलना है। ऐसा कोई मैटर हो आपका इससे संबंधित तो आपको यस करना है, अन्यथा इसमें सभी है वो नो नो करते हुए आपको चलना है सब के अंदर। फिर उसके अंदर दो यहाँ पर आके दो आपकी जान पहचान वाले आपके गांव के हों, पास के गांव के हों, आपके कोई भी जान पहचान वाले हों तो उनका नाम है
फ़ोन एड्रेस है और फ़ोन नंबर है वो लिखने हैं। दूसरे का नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। स्थान आपको जैसे मान लीजिए झुंझुनू है, प्लेस प्लेस झुंझुनू है, डेट है वो जिस दिन की काउंसलिंग उससे 1-2 दिन पहले की भी आप डाल दें तो कोई दिक्कत है वो इसमें नहीं है। सिग्नेचर आपको करने हैं यहाँ पर। इसके बाद में अगला जो है ये यहाँ पर ये अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि ये यहाँ पर सिग्नेचर करवाने किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन है। वो आपको नाम अपना, पिता का नाम या वाइफ है, पति का नाम जो भी है, और कितने दिन से जानना, मान लीजिए 10 साल से 15 साल से जो भी है, प्लेस स्थान का नाम लिखना, डेट लिखनी है। गजेटेड ऑफिसर है उसका सील के साथ में आपको पदनाम के साथ में आपको यहाँ पर उसके सिग्नेचर हैं वो करवाने हैं। तो ये हो गया फॉर्म इसके अंदर। इसके बाद में ये इनको छेड़ना नहीं है हमें, ये पूरा हो गया। 14 पेज हैं पूरे, मैंने आपको इसके अंदर वो बता दिया आपको। अब देखिए मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, जो वहाँ पर संलग्न संख्या डाली थी उसी सीक्वेंस में इसके बाद में आपको इसके आगे से क्या करना है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स है उनको सजाना है और उसके अंदर सिग्नेचर करने हैं। स्व सत्यापित करने का मतलब है, और उसके अंदर डेट है वो डाल देना, जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो वो डेट आपको उसके अंदर है वो डाल देना। बाकी मैंने आपको पहले बता ही दिया था, आप डाउनलोड कर लीजिए अपना काउंसलिंग लेटर। उसके साथ में 4 जो पेज हैं वो होंगे, जिसमें से एक इंस्ट्रक्शन का पेज है, एक प्रपत्र नंबर 2 है और एक प्रपत्र नंबर 1 है, और एक है उसके अंदर आपका काउंसलिंग लेटर। काउंसलिंग लेटर आप अपने हाथ में रखिए, उसके साथ में लगाना नहीं है। बाकी सभी को फाइल वगैरह के अंदर सजा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को आप इकट्ठा कीजिए, कॉर्नर के अंदर ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर आप छेद कीजिए, उसमें एक धागा है वो बांध दीजिए, धागे से उसको बांध दीजिए, रस्सी से जो भी है उससे बांध दीजिए। बस आपका फॉर्म है वो तैयार हो गया। आप आराम से बेफिक्र जाइए, काउंसलिंग करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पोस्टल ऑर्डर के ऊपर है, जो आपको मैंने ऊपर तो बता ही दिया था क्या क्या उसके अंदर लगाना है। पीछे की साइड में आपको अपना नाम लिखना है, अपना विषय लिखना है, विषय के साथ में आपको इसके अंदर रोल नंबर लिखना है। नाम है, विषय है, रोल नंबर है, और उसके बाद में काउंटर नंबर कितना था आपका, मान लीजिए 2 नंबर काउंटर, 3 नंबर काउंटर, जो भी आपका काउंसलिंग लेटर में दिया हुआ है, और उस काउंटर नंबर के अंदर भी आपका सीरियल नंबर क्या है वो सीरियल नंबर आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, नाम है, रोल नंबर है, और विषय है आपका, काउंटर नंबर है, सीरियल नंबर है। ये चीज़ें आपको उस पोस्टल ऑर्डर के पीछे वाली साइड के अंदर ये लिखनी है। बहुत साफ सुथरे अक्षरों से लिखिए। उस पोस्टल ऑर्डर को आप अलग रखिए, काउंसलिंग लेटर को आप अपना अलग रखिए। पोस्टल ऑर्डर वहाँ से आपको इकट्ठा कर लेंगे वो पहले ही, और उसके बाद में काउंसलिंग लेटर को दिखा के आपको एंट्री शुरू के अंदर दी जाएगी, इसलिए 2 चीज़ अलग रखिए। बाकी अपना एक कॉपी आप उसकी पूरी तैयार कर लीजिए फाइल की। डॉक्यूमेंट्स सिंगल सिंगल लगेंगे, डिटेल फॉर्म 2 लगेंगे, प्रपत्र एक, और काउंसलिंग लेटर वाला जो आप डाउनलोड करोगे उसकी भी एक एक कॉपी ही वहाँ पर प्रपत्र नंबर 2 की और प्रपत्र नंबर 1 की कॉपी एक एक लगेगी आपकी। प्रपत्र नंबर 2 है सबसे पहले लगेगा, उसके ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर बाईं साइड के अंदर सबसे पहले फ़ोटो आपकी लगेगी। अच्छी तरह से फ़ोटो चिपकाइए, उसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर कीजिए विद डेट, यानी कि डेट के साथ में, जिस दिन काउंसलिंग आपकी है वो डेट के साथ में आपकी उसके अंदर करनी है। तो ये आपका जो डिटेल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया पूरी अच्छी तरीके से। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट अवश्य करें, मैं आपका समाधान है वो करने की कोशिश है वो करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।